प्यारे बच्चों नमस्कार। फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपने बीएससी सेमेस्टर थर्ड में जो मैथ्स का संपूर्ण पेपर है जिसमें दो बुकें आपकी, एक हायर कैलकुलस नाम से और दूसरी जिसको आप हिंदी में उच्चतर कलन कहते हो, और एक अपनी है कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरी जिसको हम अभिसरण सिद्धांत से पढ़ते हैं। तो अपना उद्देश्य ये रहेगा यहाँ कि हम पूरा एक मैराथन सेशन में पूरा कंप्लीट पेपर कर लें और यहाँ हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश करूंगा और कि कौन से चैप्टर में से, जैसे फर्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट में कन्वर्जेंस थ्योरी हम पहले करेंगे, तो फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट हम सबसे पहले कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंस थ्योरी अभिसरण सिद्धांत वाली बुक में है। तो चौथी यूनिट में कहां से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे छोटे क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सीक्वेंस का रट्टा लगा लेते हैं और सीक्वेंस से बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ ठीक बात है कि सीक्वेंस से आपको 10-12 नंबर का काम मिल जाएगा, पर बड़ा जो क्वेश्चन मिलने वाला है 12-13 नंबर का, वो आपको सीरीज से मिलेगा। तो हम एक बार के लिए, आप रिवीजन कर रहे हो अच्छी बात है, उसमें भले देख लो, या फिर आप अब तक आपने किया नहीं है, जैसे सीक्वेंस नहीं किया है, तो हम जीरो टू हीरो वाली क्लास ले रहे हैं और शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चौथी यूनिट देखते हैं हम कन्वर्जेंस थ्योरी की। तो चौथी यूनिट में अपने पास लिखो पहले, यूनिट नंबर 4 लगा लेना भले, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भी साथ में, ठीक है। हाँ सर। जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा है उनके पास तो नोट्स है, वो तो नोट्स खोल लें, और जिनके पास नहीं है मैं साथ साथ में बुक के पेज नंबर बोलते जाऊंगा। नवकार पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास भी, तो नवकार पब्लिकेशन की बुक रखो अपने पास, और आप तैयारी भी शायद नवकार पब्लिकेशन बुक से ही कर रहे हो, तो यहाँ से मैं पेज नंबर बताते जाऊंगा और वहां से आप मैच कर लेना कि ये क्वेश्चन तो है ही है। तो कहता वो मैं अच्छा नहीं लग रहा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन रेंडमली यहाँ समझ में नहीं है, अब वो टाइम नहीं है कि आप सब क्वेश्चन को समझो। अब तो वो टाइम है जैसे मैं ये क्वेश्चन बताऊं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको भैया याद करना। हम मैथ्स की क्लास में ऐसा कहता हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि सन याद कर रहे हैं, पर मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस। सबसे पहले इसमें दो पार्ट है, देखो यूनिट नंबर थर्ड है, सॉरी यूनिट नंबर फोर्थ है। यूनिट नंबर फोर्थ में पूरा सेशन जो है यूनिट 4 का, वो दो चैप्टरों से मिलकर बना है। पहला है अनुक्रम और दूसरा चैप्टर आपका श्रेणियां, अनंत श्रेणियां जिसे बोलते हो आप, शॉर्ट लिख देता हूँ। एक है अनुक्रम और एक है सीरीज। तो अनुक्रम में आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे इसमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम पढ़ लेंगे और साथ में जितनी भी डेफिनेशन है। अच्छा, ये रियल एनालिसिस का पार्ट चल रहा है, तो यहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन कमजोर है, उस परिभाषा को पढ़ लो अच्छे से। कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, इसका इंटीग्रेशन करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें ये जोड़ दो, क्या सोच रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है, बस इतनी सी बातें हैं। बस अपनी टोपोलॉजी, अपने जो डिक्शनरी है उस पर पकड़ बनाओ कि ओपन सेट क्या होता है साहब, क्लोज सेट क्या होता है, बस इतना सा मामला है और कुछ है नहीं। तो हम पहले अनुक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम क्या होता है? एक तो इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, एक तो अनुक्रम की डेफिनेशन, इसके बाद एक आपको उपानुक्रम के बारे में पता होना चाहिए, एक अनुक्रम की थोड़ी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इसके अलावा आप यूं पढ़ो कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा क्वेश्चन बनेगा वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का बनेगा, बस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। आपसे जो 6-7 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें एक यहाँ थ्योरम भी पढ़ने को मिलेगी। ये इतना सा मामला पढ़ना है। एक तो अनुक्रम की डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, एक अनुक्रम की ये बाउंडेड अनुक्रम है कि नहीं है, यानी बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है। तो बाउंडेड सीक्वेंस जैसे आपने सेट पढ़ा होगा, सबसे पहले हमने क्लासों में देखा भी है और अपनी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पढ़ी है। शायद मैट्रिक्स स्पेस की बीएससी थर्ड ईयर में जो इस बार करवाया था वो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, खैर उसमें मत जाओ आप। यहाँ देख लो आप कि अनुक्रम होता क्या है, अनुक्रम के प्रकार यहाँ है ही नहीं, तो अनुक्रम होता क्या है, अनुक्रम बाउंडेड है कि नहीं है, एक दिष्ट वर्तमान है, एक दिष्ट वासमान है। उपानुक्रम क्या होता है, उपानुक्रम पे क्वेश्चन पूछेंगे वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कन्वर्जेंट है तो क्यों है, और उसके अलावा एक थ्योरम। बस इतना सा काम है पहले चैप्टर में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो अनुक्रम की डेफिनेशन, आप शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाना आता है ना आपको। अब ये स्टार्ट मत कर देना आपकी कॉपी पेन लेके बैठे हो और आप कॉपी पेन लेके आप मतलब डिस्क्राइब मत करने बैठ जाना कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, नहीं, शॉर्टली बनाओ कि हमें पढ़ना क्या है, वो आपको अपने आप याद होता जाएगा, अपने आप रिमेन होता जाएगा। सबसे पहले अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम एक फलन है, कुछ नहीं है। तो अब सब
फंक्शन ही है तो फंक्शन तो हमने +1 +2 में पढ़ लिया था, 11वीं 12वीं क्लास में हमने फंक्शन तो पढ़ लिया था, तो फिर अनुक्रम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा अलग है। सारे फंक्शन अनुक्रम नहीं होते हैं, सारे अनुक्रम फंक्शन होते हैं। तो अनुक्रम क्या है? अनुक्रम एक फलन है और कुछ नहीं है। तो आपके पास एक फंक्शन जो n से r में डिफाइन हो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो आप यूं याद रखो। फंक्शन की डेफिनेशन के सॉरी अनुक्रम की सीक्वेंस की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखने के लिए आपको ये कहना है कि एक ऐसा फलन अनुक्रम कहलाता है जिसका डोमेन n हो। अब भैया वो डोमेन यानी जो शय प्रांत है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोडोमेन है। कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, पर नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी ये है कि उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? n होगा, नेचुरल नंबर होगा। उस प्रकार के सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे? अनुक्रम कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन है, इसको मैं जैसे r कह देता हूं। आपके सिलेबस में सिर्फ रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस का मतलब जो सामने लिखा होगा वो रियल नंबर का सेट होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा, यानी कोडोमेन वाला हुआ वो रियल नंबर का, और यहाँ नेचुरली आएगा हर बार। तो ये जैसे आपका है, तो यहाँ आप हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही लिखोगे, यानी पहले क्या कोई आपके पास फंक्शन है लाइक दिस वी कैन से दैट अनुक्रम को लिखने का तरीका ये है, आपने पहले पढ़ा होगा। इसका मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें 1/n है। अच्छा, n का मतलब है कि n फंक्शन में क्या देखते हैं कि n डोमेन से लिया जाएगा। n डोमेन कौन है? n नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या होना था? 1 1 के बाद कौन आता है? 2 2 के बाद कौन आता है? 3 3 के बाद 4 4 के बाद सो ऑन, ये चलता जाता है। जीरो नहीं आता है नेचुरल नंबर में, जीरो नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि n आपके पास डोमेन है उस फंक्शन का, वो सीक्वेंस बन लेगा। तो इसका सीक्वेंस बनेगा कैसा? इसका सीक्वेंस बनाने का तरीका यही है कि n की जगह सबसे पहले 1 रखो, कोमा लगाओ, n की जगह 2 रख दो, n की जगह 3 रख दो, n की जगह सो ऑन, चलता जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को लिख कैसे देंगे? थोड़ा सा 1 1/2 1/3 एंड सो। अच्छा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा इसका? यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस एक एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया? सीक्वेंस क्या है? कुछ नहीं है, सब एक फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन जैसे आप लिखते थे ना f(x = 1/x), तो यहाँ मैंने कुछ नहीं है, 1/x लगा दो। चाहिए x का मतलब ही n से लेना है आपको। n को स्टार्ट करोगे आप 1 से, भले आपको कुछ भी दे दे, n को आप यहीं से स्टार्ट करोगे। जैसे आप प्रार्थना स्थल में खड़े हो और सबसे पहले ये कहते हैं हम सबको कि सीक्वेंस से खड़े हो जाओ। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि 0 नंबर पे कौन खड़ा है, पहले नंबर पे कौन खड़ा है, या ये भी नहीं होता था कि 1.5 नंबर पे कौन खड़ा है। ऐसा ही होता था 1 नंबर पे कौन खड़ा है, 1 के बाद 2 नंबर पे कौन खड़ा है। तो वही है, 1 नंबर पे कौन खड़ा है? 1 खड़ा है। 1 नंबर के बाद कौन खड़ा है? 1/2। 1/2 के बाद कौन खड़ा है? 1/3, और सो ऑन चलता जाएगा ये। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि यार इसमें पद कितने होंगे? तो अनुक्रम में पद कितने होंगे? अनंत होंगे। कैसे साहब अनंत कैसे होंगे? तो भैया पहला पद 1/1 है, दूसरा 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1/5, और ये नेचुरल नंबर भी तो इंफिनिटी पद होते हैं ना, यानी 1 से बड़े सारे नंबर नेचुरल नंबर के पास है, जो आपके पास इंटीजर है वो सारे के सारे किसके हैं? n के। इसका मतलब इसके पास पद कितने होंगे? तो एक बात तो ये है कि अनुक्रम में पद कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये आपके पास ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस में आपको ये देखना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सीक्वेंस कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे आपको डेफिनेशन की सीक्वेंस क्या है, तो सिंपल से शब्दों में लिखना है कि अनुक्रम एक फलन होता है जिसका डोमेन n होता है और कोडोमेन उसका रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होता है, बस ये। और एग्जांपल देखें तो 1/n, और इससे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि 1/n ये आपका सीक्वेंस है। इसको लिखने का तरीका ये है। कुछ बुकों में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, पर आपकी जो ये जेपीएस सॉरी नवकार की बुक है उसमें ये 1/n लिखा होगा दोनों तरफ से ब्रैकेट की तरह। तो ये आपका सीक्वेंस है। क्लियर है? अब इस सीक्वेंस के बारे में हम देखते हैं कि सीक्वेंस आपका है क्या। आगे देखो, पहले उपानुक्रम से पहले देखो आप, एक दिष्टता या बाउंडेड देख लो पहले, बाउंडेड देखो पहले, परिबद्ध, परिबद्ध अनुक्रम। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको बाउंडेड, यानी बांध दिया आपने। अब आपको यूं मिल जाए सीक्वेंस के टर्म आपने बांध दिए, टर्म ही होंगे यहाँ, पद तो अनंत ही होते हैं, उसमें जो नंबरिंग होते हैं उन पे मैटर नहीं करता ये। अब देखो यहाँ जैसे मेरे पास थोड़ी देर पहले एक सीक्वेंस था 1/n। अब ये 1/n सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है, आपसे पूछेगा ये कि निम्न में से कौन सा। जैसे आपको 5 क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ेगा ना, तो एमसीक्यू में क्या होगा कि आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो बाउंडेड में क्या करना है आपको? बाउंडेड में आपको देखना है कि सीक्वेंस परिबद्ध है कि नहीं है। अच्छा, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है साहब? कि आप क्या लिखते हो? इस प्रकार से लिखते हो, या मैंने कहा था कि इस प्रकार से सीक्वेंस को लिख सकते हैं। एक्सन का मतलब क्या है कि वो टर्म का नंबर बता रहा है आपको कि कौन से नंबर पे कौन सी टर्म है, यानी x1। इसका मतलब ये हो गया, देखो साहब कि n की जगह x1, फिर x2, x3। अब देखो इसका मतलब ये है कि अनंत तो पद होंगे,
और ये पहले नंबर पे कोई एक डिजिट होगी, दूसरे नंबर पे कोई एक डिजिट होगी, तीसरे नंबर पे कोई एक डिजिट होगी। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार डिजिट सेम हो सकती है कि डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है। जैसे 1 1 1 1 1 1 एंड सो, ये भी क्या है, सीक्वेंस ही है सब। ये सेट बनाओगे तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि सेट क्या रेंज, सीक्वेंस की रेंज निकालनी होती है, उसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डेफिनेशन का ही खेल है, ये डेफिनेशन कवर कर लो, ये भी सीक्वेंस है। सेट में क्या होता है कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो सेट में तो मैं लिखता हूं ऐसे, एक सेट है जिसमें एक नंबर है एक। अब आप बार बार नहीं लिखते सेट में 1 1 1 1, सीक्वेंस में लिखा जाएगा। पहला नंबर कौन है 1, दूसरा नंबर कौन है 1, तीसरा कौन है 1। जैसे एक क्लास में संतोष नाम के 6 लड़के हैं, तो संतोष 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 संतोष, पहले रोल नंबर किसका है, बोलो संतोष का, दूसरा फिर संतोष का, ये सारे अलग अलग है संतोष, एक संतोष के 6 रोल नंबर नहीं है, 6 रोल नंबर तक संतोष बैठा। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस और कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूं बाउंडेड की। तो बाउंडेड में क्या है कि सीक्वेंस की टर्म में आपको ये कंफर्म हो जाए कि सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म ही होगा यहां, सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म किसी एक रियल नंबर से बड़ी और किसी एक रियल नंबर से छोटी है। वास्तविक नंबर आपको अपने महज में आपको ये नहीं देखना है साहब कि आपके पास है कि वो नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप अच्छे से देख लो कि आपके दिमाग में एक नंबर आ गया कि हाँ यार इसका नंबर है, वो इससे, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म है वो इस नंबर से तो बड़ी नहीं हो सकती और इससे छोटी नहीं हो सकती, नॉट वो रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो वो सीक्वेंस कौन सा है, बाउंडेड सीक्वेंस। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो सीक्वेंस कौन सा है, अनबाउंडेड। कई बार क्या होता है कि बड़े वाला नंबर तो मिल जाता है कि मैं ये तो डिसाइड कर पाता हूं कि यार ये सीक्वेंस की जो भी टर्म है वो इससे बड़ी तो नहीं होगी, तो इसका मतलब ऊपरी परिबंध है साहब, अपर बाउंड हो गया, वो ऊपर से तो बांध दिया आपने, पर लोअर का नहीं पता चल रहा आपको। फिर आप कहते हो कि देखो, कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस आपको मिल गया और सीक्वेंस में आपको लोअर टर्म मिल जाती है कि देखो साहब सीक्वेंस की जो टर्म है वो इस नंबर से तो बड़ी नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती, तो वो आपने नीचे से बंद कर दिया उसको, मतलब लोअर बाउंड है। और अगर आपको नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों मिल गई तो वो बाउंडेड हो जाएगा सर, बस इतना सा खेल है। तो डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ n बिलोंग्स टू n लिखना, क्योंकि n का मतलब है कि x1 मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये पूरी डेफिनेशन है, ये बाउंडेड की डेफिनेशन है कि k और k कौन है, रियल नंबर है। ये k और k इस साइड में भी आ सकता है, डजंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिखने का तरीका है कि मेरे पास एक रियल नंबर मिल जाए, रियल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, और एक दूसरा रियल, यानी दो रियल नंबर मिल जाए और दो रियल नंबर के बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म विद्यमान है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये 1/n वाला मामला ले लो आप, 1/n वाला मामला लो आप, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आगे देखें हम। जैसे ये देखो आप, रुको भाई, ये देखो जैसे सीक्वेंस है 1/n, तो आपसे पूछेगा ये बाउंडेड है कि नहीं है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, या निम्न में से कौन सा बाउंडेड है। तो कैसे चेक करते हैं, इसकी टर्म लिख लो। सबसे इजी काम यही होता है कि जो एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो सीक्वेंस का एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सीक्वेंस का जो क्वेश्चन मिलता है ना, सीक्वेंस को ड्राइव कर लो आप। सीक्वेंस को ड्राइव करने का सिंपल तरीका जो भी दे रखा है, अब आपको जैसे मैं 2-3 सीक्वेंस देता हूँ, -1 की पावर n, और आप जैसे आप कोई भी एक सीक्वेंस और ले लो, जैसे n ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ, वो कोई भी फंक्शन कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस n की जगह 1 रखो। अगर यहाँ x दिया होता तो भी मैं 1 ही रखता, क्योंकि x हो चाहे n हो, n तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज n बिलोंग्स टू n। अगर मैं यहाँ x लिख देता ना तो भी x बिलोंग्स टू n ही होता है, ये नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, ये नेचुरल नंबर के नंबर रखते जाओ और आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या रखोगे, 1/1 1, 1/2 1/3 1/4 1/5, और लास्ट वाली टर्म क्या मिलेगी, जब n की वैल्यू, n के पास नंबर कितने हैं, n तो नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर के सेट में टर्म कितनी होती है, यानी कितने पद होते हैं उसमें, अनंत पद होते हैं, यानी लास्ट वाला क्या होगा, अनंत होगा, और अनंत कोई नंबर नहीं होता है, तो आप क्या रखोगे लास्ट में, 1/∞। 1/∞ कोई नंबर नहीं होता है, पर 1/∞ आंसर क्या आता है, 0। मैं 0 तभी मिलेगा जब मैं n की या x की जगह क्या रख दूंगा, इन्फिनिटी, और मैं वो रख नहीं पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, n से नंबर लेना, तो आप क्या कहोगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है ना कुछ, तो इसका मतलब एक नंबर आपके पास 0 भी मिलेगा, पर वो सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा, सीधी बात है, सीक्वेंस से बाहर होगा वो। अच्छा, इसको n की जगह 1 2 3 रखना है, तो n की जगह 1 रखोगे तो -1, n की जगह 2 रखोगे तो 1, n की जगह 3 रखोगे -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 4 तो 1, -1 1 -1, और ये टर्म चलती जाएगी क्योंकि सीक्वेंस के पास तो अनंत पद होते हैं साहब। अब आप ये मत कर देना कि -1 रिपीट हो रहा है साहब, -1 को हम एक बार लिख दें और 1 को एक बार लिख दें ना साहब, ये सेट में होता है, सीक्वेंस में नहीं होता। सीक्वेंस में चाहे सेम टर्म आ रही है लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें अनंत पद होते हैं। क्लियर है ये बात। इसका लिखो, ये क्या है, जैसे n की जगह 1 रखो 1 आ गया, n की जगह 2 रखो, फिर 3 रखो, 4 रखो, एंड सो ऑन चलता जाएगा।
यानी वापस नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड है और कौन सा सीक्वेंस अनबाउंडेड है। मतलब अनबाउंडेड का मतलब अपरिमित और बाउंडेड का मतलब परिमित है। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है? क्या आपके जहन में सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को देखते हुए आपको ये लग रहा है कि आपके पास ऐसे रियल नंबर है जिससे मैं ये बता पाऊं कि इस रियल नंबर से इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म हो वो बड़ी नहीं हो सकती और इस रियल नंबर से वो छोटी नहीं हो सकती? अगर दोनों टर्म आपके पास है, दोनों रियल नंबर, दो वास्तविक संख्या ऐसी है जिसमें आप बता पाओ, सिंपल सी बात है यार कि सीक्वेंस की टर्म जो भी आए वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में आए। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो चाहे 0 हो, वो बोले -1 हो, वो बोले -2। अब देखो, अब ये सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। फिर क्या हो रहा है? 1/2। इसका अगर मैं थोड़ा सा एक बार विजुअली आपको ग्राफ नहीं बनाना है, फिर भी अगर देखो तो सबसे पहले 1 पे क्या आया? 1। 2 पे क्या आ जाएगा? 2 पे 1/2। 3 पे 1/3। इसका मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और एक दिन 0 आ जाएगा। वो 0 कभी नहीं आएगा वास्तव में, क्योंकि 0 तभी आएगा जब इन्फिनिटी रखोगे। इन्फिनिटी कोई टर्म नहीं होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं यार कि मेरे पास एक नंबर 1 और 0 ऐसे हैं कि 0 से तो इस सीक्वेंस के सारी टर्म है वो बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है। तो नंबर मिल गया आपको। यही तो डेफिनेशन थी, थोड़ी देर पहले लिखी थी। थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या लिखी थी कि एक्शन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के एंड लेस देन के स्मॉल के। अगर आपके पास के मतलब स्मॉल के एंड कैपिटल के क्या है? रियल नंबर है कि दो वास्तविक संख्याएं ऐसी मिल जाए जिसमें आप बता पाओ कि सीक्वेंस की ये जो टर्म है वो इन दोनों के बीच में है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म उठा लो वो 0 से बड़ी नहीं हो सकता, सॉरी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, कह सकते हैं। अगर आपके पास वो के स्मॉल के की जगह कौन है? 0। कैपिटल के की जगह कौन है? 1। इसका मतलब दो रियल नंबर मिल गए और दो रियल नंबर मिल गए तो वो क्यों हो जाएगा? बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। लोअर बाउंड क्या है साहब? 1 है। अपर बाउंड क्या है साहब? सॉरी, लोअर बाउंड क्या है? 0। अपर बाउंड क्या है? ये आपका सीक्वेंस है। क्लियर है? यहां देखो, ये बाउंडेड है क्या? क्या आपके पास दो टर्म मिल रहे हैं? देखो इस सीक्वेंस में क्या आ रहा है? -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 और चलता ही जा रहा है। -1 1 -1 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म नंबर ले लो वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब वो रियल नंबर कौन हो गया? स्मॉल के की जगह -1 आ गया और कैपिटल के की जगह 1 आ गया। देन वी कैन से दैट इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्या? अब देखो, क्या आप ये कह पा रहे हो कि ये जो सीक्वेंस है ना आपका n, आप इसको इस तरह से ड्राइव कर लो ताकि इजीली पता चल जाए आपको। तो यहाँ छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसलिए आप डायरेक्ट ड्राइव करो कि अब देखो मेरे पास एक स्मॉल के की जगह तो मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि 1 से इस सीक्वेंस की जो भी टर्म है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, सो 10 है, 100 है, कुछ भी है, 1 से छोटी कोई भी टर्म नहीं हो सकती। ठीक बात है कि स्मॉल के की जगह 1 मिल गया, पर क्या कैपिटल के बता सकते हो आप कि इसमें, इस सीक्वेंस में एक ऐसा रियल नंबर है मेरे पास जिसमें मैं कह पाऊं कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म उस कैपिटल के नंबर से बड़ी नहीं हो सकती? जैसे आपको यार 1000 मान लो आपके की जगह, तो क्या इस सीक्वेंस में 1000 के बाद कोई टर्म नहीं आएगी? मैं कहूंगा 1000वां टर्म के बाद 1001 भी आएगी और उसका नंबर होगा 1000 है। तो नहीं डिफाइन कर पा रहे, देन वी कैन से दैट इट इज द अनबाउंडेड। ये क्या है? अनबाउंडेड है। क्या है ये? अनबाउंडेड है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा बाउंडेड है, कौन सा अनबाउंडेड है? तो पता कर पाओगे। सिंपल से सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस को ड्राइव कर लो, n की जगह 1 2 3 रख के देख लो, सीक्वेंस बन जाएगा। उसमें अगर आपको रियल नंबर मिल गया तो वो बाउंडेड हो जाएगा। अगर वो दोनों रियल नंबर मिले तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। नहीं पूछेगा नीचे से परिबद्ध क्या होता है, अपर से परिबद्ध क्या होता है। आपको अनबाउंडेड और बाउंडेड का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा आगे देखो आप, इसके बाद देखो एक होता है, इसमें एक उच्चक की डेफिनेशन मिलेगी आपको। उच्चक क्या होता है? देखो आपने जो सीक्वेंस बनाया, एक सिंपल सा एग्जांपल यही ले लो आप, 1 बाई n, कोई भी एग्जांपल ले लो। आपने एक बना लिया और आपने कहा था ये बाउंडेड है। बाउंडेड के बाद में उच्चक और निम्नक निकलेंगे भाई। बाउंडेड है इसका मतलब आपके पास ऊपरी परिबद्ध भी है, ऊपरी परिबद्ध भी है और आपके पास निम्नतम परिबद्ध भी है। यानी आपने इस सीक्वेंस को ऊपर से भी बांध रखा है कि आप कह रहे हो कि मेरे पास एक नंबर है, उससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती और आपके पास एक छोटी वैल्यू है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर आया वो ये आया कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म है वो 1 या 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 या 0 से छोटी नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं आएगा साहब कभी भी। एक दिन 0 आएगा, वो 0 तब आएगा जब क्या रखूंगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मेरे पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब आएगा जरूर जब मैं इन्फिनिटी रख दूंगा। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, ये 0 का पार्ट नहीं है। मतलब आप यूं कह सकते हो 0 नहीं आएगा साहब। इक्वल टू साइन हटा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये है। इसका मतलब ऊपरी और निम्नतम परिबद्ध तो हो गया आपके पास। ऊपरी परिबद्ध है आपके पास 1 और निम्नतम परिबद्ध क्या है? अच्छा अगर मैं ये कह दूं कि ये जो सीक्वेंस है ना आपका, उसकी वैल्यू, भाई आपने कहा है कि सीक्वेंस जो भी है वो 0 और 1 के बीच में ही आपका, इस एग्जांपल में जो भी सीक्वेंस बनेगा वो यहां तक पड़ेगा। तो रियल नंबर में तो आगे भी तो है ना, 2 भी है, 3 भी है, 3.5 भी है, बहुत सारे नंबर है।
इसका मतलब मेरे पास एक सेट मिल गया साहब, ऊपरी परिपथ का एक सेट है। मैं कह रहा हूं कि इस सीक्वेंस की टर्म है वो 1 से बड़ी नहीं है, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना सीक्वेंस की कोई भी टर्म है वो 2 से भी बड़ी नहीं है। भाई 1 से बड़ी नहीं है तो वो 2 से कैसे बड़ी होगी, और वो 1 से बड़ी नहीं है तो वो 3 से कैसे बड़ी होगी। तो यहां तक ये सीक्वेंस, इसका मतलब आपके पास ऊपरी परिपथ में कौन आ गया, 1 भी आपका ऊपरी परिपथ है, 2 भी क्या है आपका ऊपरी परिपथ है, इनके बीच में जो भी नंबर है वो भी ऊपरी परिपथ में आ जाएंगे। इसका मतलब ऊपरी परिपथ का एक सेट मिल गया मुझे, ये ऊपरी परिपथ का सेट है, ऊपरी परिपथ का सेट है, ऊपरी परिपथ का समुच्चय है कंप्लीट। इसी प्रकार से ये निम्नतम परिपथ का सेट है। भाई आप कह रहे हो आपके सीक्वेंस का जो भी नंबर है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो मैं कह सकता हूं ना -1 से भी छोटा नहीं हो सकता। भाई आपका सीक्वेंस तो यही रुक गया, तो मैं कह सकता हूं -1 से भी छोटा नहीं हो सकता। आप कह सकते हो -2 से भी छोटा नहीं हो सकता, आप कह रहे हो -3 से भी, तो सोन चलता जाएगा मामला। तो देन वी कैन से दैट ये आपका जो सेट मिलेगा इस साइड वाला जो भी सेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा भैया, वो मिलेगा आपका निम्नतम परिपथ का सेट। ये कौन है, ये निम्न परिपथ का सेट है। निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भैया, निम्न परिपथ का समुच्चय, परिपथ का समुच्चय। यहां से दो बातें निकलेगी, और ये आप किताबी लैंग्वेज को रटना मत। उच्चक, उच्चक को इंग्लिश में ये सुप्रीमम लिखेगा, और निम्नक, निम्नक को ये लिखेगा इन्फीमम। तो एक सीक्वेंस में सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, ये डेफिनेशन यहां से पकड़ लेना। आप इसी प्रकार से अपने डेफिनेशन को लगा देना, किताबी लैंग्वेज को मत लिखना। आप यूं कहो कि एक सीक्वेंस है जिसमें मेरे पास ऊपरी परिपथ का एक समुच्चय है और उसमें एक निम्नतम परिपथ का समुच्चय है। ऊपरी परिपथ के समुच्चय में उच्चक मिलेगा और निम्नतम परिपथ के समुच्चय में निम्नक मिलेगा, यानी निम्नक का मतलब इन्फीमम मिलेगा। ये क्या होता है, ऊपरी परिपथ के समुच्चय की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है भैया, ऊपरी परिपथ में एक भी है, ऊपरी परिपथ में तो 2 भी है, 3 भी है, 3.5 भी है, पर नहीं रियल नंबर में ऐसे जाओगे तो बढ़ोगे। तो उस ऊपरी परिपथ के समुच्चय में सबसे छोटी वैल्यू कौन है वो देख लो, तो वो सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 1। अब आपको के साथ 0.9 भी तो ले सकते थे, 0.9 आपका सीक्वेंस ये है 1/n, और 1/n में सबसे बड़ी वैल्यू देखो 0.9 कहोगे तो 0.9 के बाद में 1 भी आएगा, जब आप 1 रखोगे सबसे पहले तो 1 ही आ रहा है, यानी 0.9 तो यहां आ जाएगा ना। यहां तो आपका सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस खत्म होने के बाद में आपको ऊपरी परिपथ और निम्नतम परिपथ मिलते हैं, सीक्वेंस के अंदर नहीं देखते हम। तो ऊपरी परिपथ और निम्नतम परिपथ, ऊपरी परिपथ की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सुप्रीमम है, और निम्नतम परिपथ की सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि इस साइड में जाओगे तो बढ़ोगे, और निम्नतम परिपथ आपका ये है, यहां भी निम्नतम परिपथ, यहां भी निम्नतम परिपथ, पर ये निम्नतम परिपथ की क्या है, निम्नतम परिपथ की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, निम्नक। ये डेफिनेशन लगा दो बस, ये डेफिनेशन है उच्चक और निम्नक, क्लियर है। तो यहाँ उच्चक और निम्नक अगर आपको पूछ ले तो क्या होगा भैया, निम्नक तो कौन हो जाएगा, निम्नक तो हो जाएगा 0, और उच्चक कौन हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा 1। ये अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका उच्चक और निम्नक कौन है, तो उच्चक क्या है इसका। अब उच्चक अगर तभी मिलेगा जब अपर बाउंड मिला था आपको, अपर बाउंड मिला आपको, नहीं मिला, आपने नहीं कहा था कि यार इसमें तो कोई ऐसा नंबर मिलेगा नहीं जिसमें मैं आपको रोक पाऊं, इससे बड़ी इसके कोई नंबर नहीं होंगे सीक्वेंस के, पर होंगे ना, इन्फिनिटी तक जाएगा ये केस। तो हाँ मुझे ये ऐसा जरूर है कि इसमें लोअर बाउंड जरूर मिला था, और लोअर बाउंड क्या था, 1 था, लोअर बाउंड क्या था इसका, 1 था। तो 1 0 -1 इस साइड में ये, यानी आप कह सकते हो कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 1 से छोटी तो नहीं हो सकती। 0 से, अगर 1 से छोटी नहीं हो सकती तो 0 से भी कैसे छोटी होगी, अगर 0 से छोटी नहीं होगी तो -1 से भी कैसे छोटी होगी। इसका मतलब ये लोअर बाउंड का पूरा सेट है, ये लोअर बाउंड के सेट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 1 है, और ये 1 क्या हो जाएगा, निम्नक। इसका मतलब सिर्फ इसके पास निम्नक है, उच्चक नहीं। क्लियर है। अब देखो जैसे ही आप सीक्वेंस बनाओगे तो आपके पास एक डेफिनेशन आएगी रेंज की, परिसर की। एक इसमें वर्ड लिखा है परिसर क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस। अब रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस का मतलब है कि आप सीक्वेंस को देखो और उसमें अलग अलग टर्म को एक सेट में बांध लो। परिसर क्या होता है, शॉर्ट में लिख लेना, परिसर कुछ नहीं होता, एक सेट होता है कि सीक्वेंस से कहां जाना है, सीक्वेंस से सेट में जाना है। परिसर पूछ सकता है आपसे कि सीक्वेंस से कहां जाना है, सेट में जाना है, सीक्वेंस से जाओ सेट में, सेट में देख लो आप कि सेट में क्या है मामला। जैसे आपके पास ये है -1 की पावर n, तो इसका सीक्वेंस तो क्या बनेगा, पहले तो सीक्वेंस लिखो, यही बनेगा, सॉन -1 1 -1 1 चलता जाएगा। अब देखो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सीक्वेंस लिख लिया आपने, सीक्वेंस के बाद अब इसमें जो जो टर्म है ना, अलग अलग टर्म है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, जो नंबर एक बार आ गया वो आ गया, उसके बाद अगर रिपीट हो रहा है तो मत लिखो। जैसे यहाँ -1 है तो -1 लिख लो सब, -1 के बाद कौन है, 1 है, तो 1 आ गया, चलो ठीक है। फिर -1 तो आ गया था, फिर आएगा 1 1 भी आ गया है, -1 वो भी आ गया है, 1 आ गया है। इसका मतलब इसमें जो भी टर्म आएगी -1 और 1 ही आएगी, यानी सीक्वेंस में अलग अलग टर्म जो भी है उनको एक सेट में मान लो, वो फ्रीजर होती है। बस ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब इसका इसका रेंज क्या होगा, कोई पूछ ले तो इसका सीक्वेंस बनाओ पहले, सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज देखो आपकी बुक में लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये इसका मतलब इन्फिनिटी। ये कौन है? ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसका मतलब इसकी प्रीसर कौन हो जाएगा? इसका प्रीसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मामला है। तो वास्तविक अनुक्रम, अच्छा इसमें अचर अनुक्रम भी है। अचर अनुक्रम के बारे में बताना थोड़ा। अचर अनुक्रम का मतलब होता है, अचर जैसा काम है वैसे ही कि एक इसमें ये डेफिनेशन भी थोड़ा हल्के फुल्के याद रख लेना, नहीं पूछेगा आपसे। खैर अचर अनुक्रम क्या होता है? अचर अनुक्रम का मतलब आपके पास सीक्वेंस में बार बार टर्म रिपीट होती जाए, वही वो, ये अचर अनुक्रम है। सी से लिखता हूँ क्योंकि सी का मतलब कांस्टेंट है, तो हर बार वो टर्म रिपीट होती जाए। जैसे मतलब ये भी तो सीक्वेंस ही है ना यार, 1 1 1 1 1 1। वही जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सुमन नाम की जो लड़कियां हैं वो एक क्लास में है, तो वो 10-12 है, तो सुमन सुमन पहले रोल नंबर पे सुमन, दूसरे रोल नंबर पे सुमन, तीसरे पे फिर सुमन, तो अलग अलग है सारे के सारे सीक्वेंस है। तो अच्छा इसकी रेंज क्या मिलेगी? रेंज इसकी ये मिल जाएगी। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता रेंज में। तो सीक्वेंस से कहां जाना है आपको? रेंज में जाना है। रेंज का मतलब सेट है, सीक्वेंस से सेट बनाना है आपको, वही रेंज है। क्लियर है? चलो इसमें पेज नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखा है वो देख लेना कि अनुक्रम का प्रांत डोमेन आवश्यक रूप से n होता है। अनुक्रम का प्रांत सीमित भी हो सकता है और असीमित भी। अभी आपने देख लिया कि एक तो आपने जो n वाला लिखा था उसका असीमित आया था, असीमित मतलब उसमें इनफाइनाइट टर्म आएगी, और इसमें सीमित आ रहा है, तो रेंज कुछ भी हो सकती है। अनुक्रम में हमेशा इनफिनिटी टर्म होते हैं। तो ये 2-3 नोट है वो देख लेना। बाउंडेड वाला कर लिया, एकदिष्ट वर्तमान एकदिष्ट वासमान, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। उच्चक निम्नक हो गया अपना, एकदिष्ट वर्तमान एकदिष्ट वासमान, और देख लो थोड़ा इसमें डेफिनेशन के लायक कितनी चीजें हैं। एकदिष्ट वर्तमान एकदिष्ट वासमान, डेफिनेशन याद रखना। एकदिष्ट वर्तमान जैसा नाम है वैसा ही काम है, आप सीधा याद रखो। यहां आज के लिए वर्तमान क्या होता है? इंक्रीजिंग वर्तमान, हाँ ठीक है, वर्तमान लिखो यार, वर्तमान। एकदिष्ट वर्तमान, वर्तमान का मतलब होता है बढ़ता जाना। वर्तमान का मतलब क्या होता है? बढ़ते जाना। और वासमान का मतलब होता है घटते जाना, वासमान का मतलब गिरते जाना। तो अगर आपके पास सीक्वेंस जो मिला है वो, अगर मैं ट्रम को बढ़ा रहा हूं, जैसे पहली ट्रम है, फिर आगे आएगी दूसरी ट्रम, फिर आगे आएगी तीसरी ट्रम, फिर आएगी चौथी ट्रम, फिर आएगी पांचवी ट्रम, एंड सो ऑन। तो अगर आप पहली ट्रम पे खड़े हो तो आपका मान अगर यहाँ है, तो दूसरी ट्रम पे जाने के बाद में आपका मान कुछ बढ़ना चाहिए, तीसरी ट्रम पे आपके मान कुछ बढ़ना चाहिए, चौथी ट्रम पे आपका मान कुछ बढ़ना चाहिए। अच्छा यहाँ दो बातें हैं, एक तो है एकदिष्ट वर्तमान, एक होता है निरंतर वर्तमान। दो बातें हैं देखो। अब तो खैर वर्तमान नाम ही आ गया है, तो आपको निरंतर वर्तमान वाला केस मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या होता है कि अगर एक्सन प्लस वन का मतलब है कि जो भी टर्म देख रहे हो उसमें से आगे वाली टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है जाने पीछे जाने वाली टर्म से, यानी अगर आप यहां खड़े हो तो आपका जो भी मान है, तो आगे आप बढ़ो तो आपका मान बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ने का मतलब वर्तमान होना चाहिए। निरंतर वर्तमान का मतलब है यहां इक्वल का साइन लगाया है, यहां नहीं लगाया। तो निरंतर वर्तमान और एकदिष्ट वर्तमान में इतना सा फर्क है। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस आ गया 1 2 3 4, अब आपको कोई पूछ ले कि ये निरंतर वर्तमान है, वासमान है, या एकदिष्ट वर्तमान है, तो क्या है? अब देखो अगर आप पहली टर्म क्या है? एक, फिर दूसरी टर्म यानी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो आपका ग्राफ भी बढ़ गया, यानी आपकी वैल्यू भी बढ़ गई 2, 2 के बाद आप आगे बढ़ गए 3, 3 के बाद आपकी ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ गई 3। इसका मतलब ग्राफ क्या बन रहा है? इंक्रीजिंग। तो ये क्या है? निरंतर वर्तमान है, इक्वल टू नहीं आ रहा है। ये कौन है? ये निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। और ये जैसे आपको एक ये दे दूं, ये क्या है? तो ये निरंतर वर्तमान नहीं है। देखो एक, एक के बाद एक, फिर आप दूसरे टर्म पे आए, दूसरे पे भी क्या आ रही है? वैल्यू एक ही आ रही है, घटे तो नहीं। तो इसको मैं क्या कह देता हूं कि नहीं तो घटा है नहीं बढ़ा है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? एकदिष्ट वर्तमान है। एकदिष्ट वर्तमान है, इक्वल टू भी आ सकता है। तो आगे आने वाली टर्म पीछे जाने वाली टर्म से या तो इक्वल हो या तो छोटी हो, देन वी कैन से दैट वो वर्तमान होगा, निरंतर वर्तमान होगा। और इक्वल हो तो वो एकदिष्ट वर्तमान होगा। क्लियर है भाई? ऐसे ही वासमान में चल जाएंगे। ये डेफिनेशन है। और इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव ऐसे करना है, देखो यहां से आप प्रूव कर दो इस बात को। आपको ये नहीं पूछेगा एक निरंतर वर्तमान कौन है, एकदिष्ट वर्तमान का, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा छोटा सा। देखो मैं इसको इस साइड में ले आता हूं और इसको इस साइड में ले आता हूं, भाई एक ही बात है। आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पकड़ दो आपको कि आप सीक्वेंस की दो लगातार टर्मों को माइनस करके देख लो, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n है। लगातार टर्म मतलब कोई भी रैंडमली कोई भी हो सकती है वो। सीक्वेंस लिखो, सीक्वेंस की टर्मों का अंतर देख लो। ये क्या है? ये अगर 3 है तो ये 4 हो जाएगी, यानी चौथी और तीसरी टर्म का अगर अंतर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो एकदिष्ट वर्तमान है। और अगर नेगेटिव आ जाएगा, इसको मैं यूं लिख दूंगा कि एक्सन बड़ा हो जाए एक्सन प्लस वन से,
इसका मतलब आगे आने वाली टर्म छोटी होगी पीछे जाने वाली टर्म से। यहाँ 2 लिखोगे तो x2 और यहाँ 2 लिखोगे तो x2 + 1 यानी x3, यानी तीसरी टर्म और दूसरी टर्म को कंपेयर करो। अगर तीसरी टर्म यानी आप आगे बढ़ रहे हो, दूसरी के बाद तीसरी जा रहे हो, दूसरी टर्म का मान बड़ा है और तीसरी टर्म का मान छोटा हो गया, इसका मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग को क्या कहते हैं, वाष्पमान। तो ये क्या हो जाएगा, एक दिश वाष्पमान। क्लियर है। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि xn - xn + 1, या फिर इस बात को यूं देख लो आप कि xn + 1 - xn, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर ये वाष्पमान हो जाएगा। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, डेफिनेशन देख लेना 5 नंबर पेज पे, ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इस बात को। इसके बाद अनुक्रम का सीमा बिंदु आ जाएगा और ये लास्ट है भैया, सीक्वेंस में इतना कुछ ही है। देखो नहीं भाई, कन्वर्जेंट वाला पार्ट पड़ा है आपको। जैसे मैं आपको कह दूं कि सीक्वेंस दे दिया मैंने आपको, इसमें है क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूं आपको। इसमें एक दिश वर्तमान और एक दिश वाष्पमान पे, जैसे ये है n/n + 1, n/n + 1, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन ही। बताओ ये एक दिश वर्तमान है, वाष्पमान है, वर्तमान है या वाष्पमान है, सब बता दो। इसकी कुंडली निकालो आप, ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो मैंने कहा जब भी आपको इस प्रकार का केस देखना, आपके अपने दिमाग में पहले एक सीक्वेंस बना ले, भले रफली बना लो, और आप तो कॉपी में बना लिया करो, डजंट मैटर। सबसे पहले n की जगह क्या रखो, 1 रखो, तो 1/1 + 1 यानी 1/1 + 1। फिर n की जगह 2 रखना है, बिकॉज n बिलोंग्स टू क्या होता है सीक्वेंस में, नेचुरल नंबर रखना है। n के बाद क्या आएगा 2, और 2/2 + 1। फिर क्या आएगा, फिर n की जगह 3, फिर आएगा 3/3 + 1, फिर 4 + 1 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये मामला। तो इसका सीक्वेंस बन के आ गया आपके पास, ये हो गया 1/1 + 1 यानी 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/। अब ये कुछ नहीं है भैया, अब ये 2 मिनट का काम है। अगर डेफिनेशन से करना है तो डेफिनेशन से कर लो, नहीं तो आपका आंसर चेक हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, डेफिनेशन में तो क्या करोगे कि देखो साहब, पहले तो आपको वर्तमान बताना है, तो आप छोटी सी डेफिनेशन रखना कि xn + 1 > xn, तो ये होती है वर्तमान। ये तो कौन होता है, वर्तमान। और यदि xn + 1 < xn, ये होता है वाष्पमान। क्या होता है, वाष्पमान। लिख लो, ये क्या होता है, ये होता है वाष्पमान। देखो समझो बात को कि xn + 1 is greater than equal to xn, then it is the वर्तमान, इंक्रीजिंग यानी वर्तमान है, और xn + 1 is less than equal to xn, तो ये वाष्पमान। xn + 1 का मतलब क्या है, यानी आप n की जगह कुछ भी रखो, n का मतलब नेचुरल नंबर, आप 1 रखो, 2 रखो। जैसे आप कह रहे हो कि x2 की वैल्यू अगर x3 की वैल्यू को कंपेयर करो तो x3 वाली बड़ी आनी चाहिए, कोई भी, जैसे x1 छोटा होना चाहिए x2 से, फिर 2 3 रखो, 2 रखो तो x2 छोटा होना चाहिए x3 से, x3 छोटा होना चाहिए x4 से। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले x1 सबसे छोटा, फिर x2 आना चाहिए, फिर x3 आना चाहिए, यानी बढ़ता हुआ जाना चाहिए, तो वर्तमान हो जाएगा। वाष्पमान का मतलब है कि सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, x1, फिर कौन होना चाहिए x2, फिर कौन होना चाहिए x3। अगर ये घटता जा रहा है तो वाष्पमान है, बढ़ता जा रहा है तो वर्तमान। अब इसको बता, देख के बताओ आप कि यहाँ अगर प्रॉपर आपको आंसर ही चेक करना है तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हो आप, फिर आप डेफिनेशन लिख देना। इसको तरीका देखो कैसे करोगे, पहले आप तरीका देखो, पूरा चेक करना है ना, वर्तमान है कि वाष्पमान है। सिंस एक्शन लिखो, यहाँ एक्शन क्या है, एक्शन है n/n + 1, सीक्वेंस दे रखा है, और आपको एक टर्म लिखनी है xn + 1, तो xn + 1 लिखो, तो ये हो जाएगा n + 1/n। n की जगह कुछ नहीं करना है, n + 1 का मतलब जहां जहां n है वहां n + 1 लिख दो, तो हो जाएगा n + 1 + 1, तो आपके पास n + 1/n + 2 हो गया। ये हो गया xn + 1 और ये हो गया xn। अब आपको क्या करना है, वर्तमान और वाष्पमान, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान और वाष्पमान क्या करना है, xn, नाउ xn + 1 और -xn का डिफरेंस देख लो आप। देखो मैं क्या करने की कोशिश करूं कि अगर आप 2 सोच रहे हो तो तीसरे और दूसरे का डिफरेंस देख रहे हो। अब तीसरा बाद में आएगा, दूसरा पहले आएगा, इसका मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, धीरे 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 बढ़ते जाने चाहिए। इसका मतलब अगर ये वर्तमान होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो वाष्पमान आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये बड़ा है ये छोटा है, ये अगर जैसे मतलब 5 आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये छोटा आएगा तो ये 4 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाष्पमान। और नहीं तो पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपको करना कुछ नहीं है, 4 5 नहीं सोचना है, आपको वैल्यू रखनी है। ये वैल्यू रख दो, n + 1 की वैल्यू क्या है, सॉरी xn + 1 की वैल्यू है n + 1/n + 2, और माइनस xn की वैल्यू क्या है, xn की वैल्यू रख दो n/n + 1। क्लियर है भैया। अब इनका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, n + 1 n + 2 एलसीएम ले लो,
अब डायरेक्ट देखो n+2 तो इसके पास है, n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी n+1 है तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n अपनी जगह पड़ा है, इसके पास n+2 नहीं है, n+2 इसको दे दो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा n स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका मामला ये, हाँ सॉरी, n+1 n+2, now this minus this and this minus this and ultimately you get n+1 into n+2। अब बताओ ये किसका डिफरेंस है, ये डिफरेंस है xn+1 माइनस xn, इसका डिफरेंस है xn+1 माइनस xn का, तो xn प्लस माइनस xn का डिफरेंस देखो कितना है, 1/n+1 into n+2, तो क्या आ रही है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव आंसर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1 तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, नीचे देखो n+1, n कौन होता है, नेचुरल नंबर में सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटू ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1/पॉजिटिव यानी ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब आपके पास ये डेफिनेशन मिल जाती है xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी कैन से जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, अतः अनुक्रम वर्तमान है। क्लियर है भाई, ये वर्तमान होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, समरी बना लो। एक तो आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन देखनी है, एक तो आपको क्या देखनी है, सीक्वेंस की डेफिनेशन देखनी है, एक आपको क्या देखना है, बाउंडेड वाला पार्ट देखना है, बाउंडेड कौन है, अनबाउंडेड कौन है, एक आपने क्या देखा है, रेंज देखनी है, एक आपको क्या देखना है, एक दिष्ट वर्तमान एक दिष्ट आसमान देखना है, इतना सा मामला किया बस, 4 पार्ट है, इनमें से कोई एक डेफिनेशन पक्का टपकी हुई है। एक देखो नेक्स्ट, आगे देखो, एक बात और देख लो, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, एक तो होता है लिमिट पॉइंट, सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, याद करनी है, एक तो होता है लिमिट पॉइंट और एक है लिमिट। सीक्वेंस की लिमिट क्या है, यहां से आगे वाला पार्ट चलेगा अपना, एक तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक लिमिट क्या होती है, क्लियर है, देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, पहले तो समझ लो लिमिट पॉइंट क्या होती है, अब लिखना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है, बुक इस लैंग्वेज को देख के लिखते हो, आप उसका रट्टा लगा के लिखते हो या फिर उसको समझ के लिखते हो, डजंट मैटर, आप समझ के लिखना। क्या है लिमिट पॉइंट, कि भाई आपके पास एक सीक्वेंस है, माना मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूं, माना एक्सन एक अनुक्रम है, अनुक्रम है, तो बता दूंगा मैं, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए इस अनुक्रम का सीमा बिंदु, देखो सीमा बिंदु और सीमा अलग अलग है, सीमा बिंदु मतलब लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि यदि a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ, या फिर यूं कहो आप, ये पूरा ही लिख दो यार, ये लिखो आप, सिंपल डेफिनेशन लिखो, यदि a के नेबरहुड में बता दूं आपको, नेबरहुड में एक्शन यानी सीक्वेंस के अनंत टर्म हो, अनंत टर्म, सिंपल सा केस है, ये बात तो याद रखनी है। अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है बस, और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि माना एक्शन आपके पास एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में आपके पास कोई एक रियल नंबर होगा, उस सीक्वेंस में होगा नहीं होगा वो एक अलग केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आपको जैसे आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड में देख रहे थे ना, वैसे ही आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए, उस रियल नंबर के आसपास आप इस बात को यूं समझो कि ये आपका सीक्वेंस है और आपके पास एक नंबर ऐसा मिल जाए, उस नंबर के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब चाहे अब ये आपका घर है, इसके साइड में ये आपका पड़ोसी है, तो आप कहोगे कि ये मेरा पड़ोसी है, फिर आपका गांव है, आपके गांव के पास में गांव और है, आप कहोगे ये मेरे पड़ोसी गांव का है तो पड़ोसी। अब थोड़ा और बाहर चले गए, जैसे आप पूरे इंडिया में बात कर रहे हो, आप साउथ में बैठे हो, तो आप क्या कहोगे, जैसे कर्नाटका में बैठे हो, तो आप राजस्थान और हरियाणा के हो, तो फिर आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हो, तो आप यही कहोगे कि मैं तो राजस्थान से हूँ, ये हरियाणा, ये मेरे पड़ोसी है, तो आप पड़ोसी की डेफिनेशन अलग होगी। कि अब यहाँ बैठे हुए आप डेफिनेशन में क्या कह रहे हो कि आप अपने नेबर को डिस्टेंस से माप रहे हो, कि आप यहाँ बैठे हो तो ये आपका पड़ोसी, आप थोड़ा और मेजरमेंट थोड़ा बड़ा करते हो तो आपका पड़ोसी हरियाणा वाला हो जाता है, और उसको और मेजरमेंट में बड़ा करते हो तो फिर जैसे आप अरब कंट्री में निकल लिए, तो जैसे फॉरेन में चले गए तो आपको भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश वाले हैं, तो ये तीनों पड़ोसी है, तो मतलब पड़ोसी की कोई खास डेफिनेशन नहीं होती, लिमिट ये सॉरी डिस्टेंस कवर नहीं करते, डिस्टेंस चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितना भी बड़ा हो,
उसमें क्या होना चाहिए, उस नंबर के बाद जो भी आप लिमिट बता रहे हो कि ये लिमिट है, उसके पास अनंत पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? अनंत पद होने चाहिए। किसके? सीक्वेंस के पद होने चाहिए। सीक्वेंस के अनंत पद बोल रहा हूं मैं, संख्या ही नहीं बोल रहा हूं। पद का मतलब है क्रम। अब देखो, इस बात को लिखोगे कैसे आप? सीक्वेंस की अपने अनुक्रम की सीमा जो इसने बताया है, आपकी बुक में डेफिनेशन क्या है? सेम ऐसी है कि एक अनुक्रम अल्फा, इसने अल्फा दे दिया कि दिए गए अनुक्रम एक्स n का सीमा बिंदु कहलाते हैं, में अनुक्रम के अनंत पद हो, बस ऐसे लिख रखा है। बस इस बात को यूं समझ लो कि एक्सन बिलोंग्स टू, भाई आप ए कोई पॉइंट है आपके पास, ए का नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब आप थोड़ा सा इस साइड में चले आओ, थोड़ा सा उस साइड में चले जाओ। और थोड़े से का मतलब क्या है? अगर आप ब्रह्मांड की नजर से देख रहे हो तो देश हो गया, और अगर आप राजस्थान में बैठ के देख रहे हो तो गांव हो गए, और अगर आपके घर में बैठ के देख रहे हो तो पड़ोसी क्या हो गया? आपके मतलब उस दीवार के उस साइड वाला भी पड़ोसी है। तो सिंपल सी बात है साहब, रियल नंबर एक लाइन पे चलता है तो सामने वाला पड़ोसी नहीं कहलाएगा रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स में होता है। यहाँ सिर्फ ये है कि आप एक छोटी सी दूरी के बाद, चाहे वो दूरी कितनी हो, अब इस साइड में जा रहे हो तो रियल नंबर में क्या होगा? मामला घटेगा। तो एप्सिलॉन कोई एक नंबर है, दूरी है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उस दूरी को थोड़ा सा कम कर दो और उस दूरी को थोड़ा सा बढ़ा दो। ये एप्सिलॉन कितना भी हो सकता है, एप्सिलॉन बहुत बड़ा हो सकता है, एप्सिलॉन बहुत छोटा हो सकता है। अब ये अंगुली है, इस अंगुली की पड़ोसी अंगुली ये है, तो एप्सिलॉन बहुत कम है। और आपके घर के हिसाब से देखें कि यहाँ आप बैठे हो, आपके पड़ोसी घर यहाँ फिर डिस्टेंस थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और फिर आप गांव के हिसाब से देखो कि ये मेरा गांव है और मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर एक दूसरा गांव, वो मेरा पड़ोसी है। तो इसका मतलब एप्सिलॉन कोई रियल वैल्यू नहीं है, एप्सिलॉन कोई वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट। आप इसको माप नहीं सकते कि ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ये फिक्स है, फिक्स नहीं है कहने का मतलब, रियल तो है, फिक्स नहीं है, डिस्टेंस है ये। तो ये कितना भी हो सकता है, चाहे आप इसको इतना करके देख लो, चाहे आप इतना करके देख लो। जो भी नंबर आप लिमिट पॉइंट बता रहे हो ना, उस पॉइंट के पास, कि ये लिमिट पॉइंट है साहब, तो सीक्वेंस के उसके पास अनंत पद होने चाहिए। अगर ऐसा है तो सीमा बिंदु हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है? एक्शन सीक्वेंस की n बिलोंग्स टू फॉर ऑल, n बिलोंग्स टू 1, यानी चाहे कितने ही रख लू मैं यहां, ये प्रत्येक टर्म अनंत पद है, ए के नेबरहुड के पास होना चाहिए। ए का नेबरहुड क्या हो जाएगा? ए का नेबरहुड है ये, इसका इस साइड वाला पड़ोसी ये है, इसके इस साइड वाला पड़ोसी ये है। तो यानी मैं इसको ओपन ब्रैकेट से लिख देता हूं, ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू लेके a प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल में, a के इस इंटरवल में, यानी a मेन है तो a का नेबरहुड ये हो गया। अगर a के नेबरहुड में उस सीक्वेंस के अनंत पद आ रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? ये जो a है ना, वो आपका लिमिट पॉइंट है। इस बात को एग्जांपल से समझो आप। जैसे मैं कह देता हूं मेरे पास ये है, n है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक तो इसका एक सीक्वेंस लिखो आप, सबसे पहले तो काम यही करना है आपको। और एक आपके पास 1/n, ठीक है, तो लिखो यहाँ है, ये क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा और एक दिन जीरो आएगा। सीक्वेंस के पास नहीं आएगा, पर वो अंदर नहीं होगा। क्लियर? अब देखो कि यहाँ कोई लिमिट पॉइंट है क्या? तो आप लाइन पे ड्रॉ कर लो, 1, 2, 3, 4, ऐसा चलेगा ये? अब ऐसा कोई नंबर है क्या आपके पास जिसमें आप कह दो ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है? तो यहां देखो, मैं कहूंगी कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है, तो 2 अगर लिमिट पॉइंट होता तो 2 के पास, यानी 2 के नेबरहुड में, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, इसके पास सीक्वेंस के अनंत पद होने चाहिए। अब इसके पास तो एक 2 के अलावा और कुछ है ही नहीं। सीक्वेंस तो ये 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब 2 के पास भी नहीं है, ऐसे ही 3 के पास भी नहीं है। भाई 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है ना रियल नंबर में, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस का पार्ट हो चाहे ना हो, वो कोई, यहां देखो आप, ये आ गया 1, अभी इस साइड में चलना चाहिए इसको, तो मैं इस साइड में चला लेता हूँ। 1, ये आ गया आपका 1/2, ये आ गया आपका 1/3, ये आ गया आपका 1/4, ये आ गया आपका 1/5, ये आ गया आपका 1/6, 1/7, 1/8 और 0, 0, धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब होगा 0? 0 जब इन्फिनिटी होगी। तो 0 के जस्ट इस साइड में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 0 एक ऐसा बिंदु है जिसके पास सीक्वेंस के अनंत टर्म है, कि भाई यहां आपके पास 1,00,000 में टर्म आ गई, 1/1,00,000, तो 1,00,000 के बाद में जो टर्म आएगी 1/1,00,001, वो इसके पास होगी। अब आप कहोगे कि नहीं 1,00,000 तो फिर ये नहीं है, 1 करोड़ मान लो, तो 1 करोड़ के बाद में भी तो अनंत पद बच जाएंगे। तो इस पॉइंट के बाद सीक्वेंस की अनंत टर्म, अनंत पद होने तो है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0। अब देखो, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का आया क्या? लिमिट पॉइंट, लिमिट नहीं है भाई, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट आया तो कितना है? लिमिट पॉइंट आया 0, क्या ये सीक्वेंस का है? नहीं। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट बाहर से भी आ सकता है और लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के पास भी हो सकता है। तो ये लिमिट पॉइंट वाला हम जहाँ सेट कर रहे हैं वहां तो हम जैसे डिराइव्ड सेट पढ़ते हैं,
क्लोज सेट ओपन सेट के बारे में पढ़ते हैं, वहां तो देखते हैं। खैर यहाँ तो लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में बताया, यहाँ से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो उसमें आपको ज्यादा बस ये देखना है कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया? 0। यहाँ कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अच्छा, एक सीक्वेंस और बनाता हूं मैं, अचर सीक्वेंस है, और एक सीक्वेंस ये जो आपने रटा रटाया लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, काउंटर एग्जांपल है, इसलिए याद रखना, पूछेगा ये आपसे। तो इसका देखो फिर, इसका लिमिट पॉइंट है क्या? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये इनफाइनाइट, क्योंकि सीक्वेंस में तो अनंत पद होते हैं, कितनी बार आएगा? अनंत बार। तो क्या ये होगा इसका नेबरहुड? 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन। क्या इस एक के पास सीक्वेंस के अनंत पद है? तो मैं कहूंगा हाँ, एक के पास सीक्वेंस के अनंत पद हैं। अनंत पद हैं, टर्म अनंत है कि भाई ये एक हो गया, जैसे एक के पास पहली टर्म भी है, ये एक यहीं आएगा, दूसरा एक भी यहीं आएगा, तीसरा भी यहीं आएगा, चौथा भी, और अनंत है। इसका मतलब इस नेबरहुड में, एक के नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद है, इसलिए एक इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट। फाइनली इसी प्रकार से इसका देखो -1 वाले का, -1 वाले का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 1, फिर आएगा -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, चलता जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या मैं कह सकता हूँ -1 एक ऐसी टर्म है, -1 इस सीक्वेंस का हो नहीं हो, ये फिर ऐसा है कि यहाँ होगा। जैसे 1/n वाले में ये 0 था ही नहीं, तो भी वो लिमिट पॉइंट बन गया था। तो ये इसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको सोचना होगा कि, और ज्यादा से ज्यादा जब एग्जाम्पल करते हो ना तो समझ में आ जाता है। अब फिर आपके पास टाइम नहीं है इतना एग्जाम्पल करने की, तो सीधा आप डेफिनेशन लो जहां से जो बातें आएंगी। तो -1 तो कह सकता हूँ कि -1 माइनस एप्सिलॉन -1 टू एप्सिलॉन, एक तो नेबरहुड हो गया ये -1 का, और 1 का नेबरहुड हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड हो गया। तो इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद है, इसके सीक्वेंस में भी नेबरहुड, इसके नेबरहुड में भी सीक्वेंस के अनंत पद है, इसके नेबरहुड में भी सीक्वेंस के अनंत पद है। तो आपने जो डेफिनेशन यही है कि जिस पॉइंट के बाद सीक्वेंस के अनंत पद है वो क्या है? लिमिट पॉइंट है। तो ये भी इसका लिमिट पॉइंट है, ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। एक एग्जांपल और देख लो, ऐसा भी तो हो सकता है, सीक्वेंस सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है भैया, और चलता जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? बार बार यही आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलता जाएगा। क्या 1 के पास सीक्वेंस के अनंत पद नहीं है? 1 कितनी बार आएगा? 1 अनंत बार आएगा, तो है। 2 के पास भी 2 अनंत बार आएगा, तो 2 भी है, 3 भी है, तो तीनों लिमिट पॉइंट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ये इसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पेज नंबर 6 पे दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, जैसा मैंने कहा है वैसे ही है। नीचे वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि एक्शन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस, अगर आप लिखना चाहो ऐसा तो आप लिख सकते हो। इसको हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। इसके नीचे 2-3 टिप्पणियां लिख रखी है कि अनुक्रम के सीमा बिंदु का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, सीमा बिंदु का अनुक्रम का होना आवश्यक नहीं है। कि भाई सीमा बिंदु, जैसे इसमें सीमा बिंदु निकला ही नहीं था, इसमें कोई सीमा बिंदु है ही नहीं, इसमें सीमा बिंदु 1 आया है, इसमें सीमा बिंदु 3 आए हैं, इसमें सीमा बिंदु 2 आए हैं, तो सीमा बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इतना सा मामला है। अब देखो लिमिट, ये जो लास्ट है उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। तो इतना मामला कर लेना इसमें, ठीक है। इसमें लिमिट, लिमिट की मैं सीधी सी बात बताऊं तो लिमिट में क्या होता है कि फाइनाइट टर्म, ये ऐसे ही शॉर्ट नोट बना लो आप, फाइनाइट टर्म बाहर छोड़ दो। ऐसे ही लिख लेना, पॉइंट के पास, पॉइंट के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म हो। क्या है कि फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद में पॉइंट के पास क्या हो? सीक्वेंस के फाइनाइट इनफाइनाइट टर्म हो। यानी कहने का मतलब है कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे बाहर देख ही नहीं रहे थे, बाहर अनंत रह रहे हैं, बाहर फाइनाइट रह रहे हैं, डजंट मैटर। लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट का अगला केस लिमिट है कि आप थोड़ी देर पहले लिमिट पॉइंट देख रहे थे, तो लिमिट पॉइंट में इस साइड में भी इनफाइनाइट बच रहे थे, इस साइड में भी इनफाइनाइट बच रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी सर, वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट में क्या है कि बाहर क्या है कि फाइनाइट पद बचने चाहिए, बाहर फाइनाइट पद बचने चाहिए। आप कह दो कि देखो जैसे ये पॉइंट है आपका, लिमिट तभी कहलाएगा जब इसके पास इनफाइनाइट टर्म है, और आप बाहर देख लो, कहीं आप बाहर ये कह रहे हो कि यार इसके पास तो बाहर तो इनफाइनाइट टर्म फिर बच रही है, नहीं, इनफाइनाइट टर्म होना नहीं चाहिए आपके पास, बाहर फाइनाइट होने चाहिए और अंदर इनफाइनाइट टर्म होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को कैसे लिखोगे आप? सीमा की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो सीमा की डेफिनेशन के लिए सिंपल सा काम है, सीमा बिंदु और सीमा की डेफिनेशन, ये देखो पेज नंबर 7 पे आपको नीचे नीचे दे रखी है। ये एक्सन कोई वास्तविक अनुक्रम है, एल एक वास्तविक संख्या है, एल अनुक्रम एक्सन की सीमा कहलाता है यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सापेक्ष एक ऐसी प्राकृतिक संख्या एन नॉट विद्यमान हो
ये एक्सन, ये वही बात है, एक्सन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन जो कह रहे हैं ना मोड लगा के, एक ही बात है, क्योंकि ये खुलेगा कैसे भाई, एक्सन माइनस मोड जो होता है एक बार पॉजिटिव के साथ खुलता है, एक बार नेगेटिव के साथ खुलता है, दोनों ही केस होते हैं इसमें, है ना। तो ये तो पड़ा रहेगा, एक्सन इज लेस देन क्या हो जाएगा, ये एल इस साइड में जाएगा तो एल प्लस सॉरी हाँ ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा एक्सन माइनस एल, ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एल इस साइड में जाएगा तो एक्सन क्या हो जाएगा, एक्सन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो एक्सन की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, एल माइनस एप्सिलॉन से, और एक्सन की वैल्यू छोटी है किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से। दोनों से मिला के क्या लिखोगे, दोनों से मिला के ये लिखोगे कि एक्सन की वैल्यू है वो एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एक्सन विलोम कहाँ कर रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। सिंपल सी बात है, वही बात है। पर इसमें थोड़ी सी ये लिमिट पॉइंट की तो डेफिनेशन है, थोड़ी देर पहले हमने यही तो लिखा था, अगर साफ नहीं किया मैंने, देखो यही तो लिखा है, यहाँ ए मान लिया था, वहां एल लिखा है, कुछ ही फर्क नहीं है। पर देखो यहाँ मैंने एन बिलोंग्स टू एन ही कहा है सीधा, यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखना थोड़ा कि आपने क्या कहा एक्सन, और आपने ऊपर डेफिनेशन लिखा है कि फाइनाइट टर्म छोड़ने के बाद में, इसका मतलब ये जो एन है ना, सॉरी ये जो एन आएगा ना आपका, वो क्या आना चाहिए, किसी एक फिक्स नंबर के बाद की टर्म होनी चाहिए, एन नॉट इज ग्रेटर देन एम, फिक्स नंबर के बाद में ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बता दूं, जैसे ये 1/n ही ले लो आप, कि 1/n का सीक्वेंस तैयार करो, 1/n का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चलता जाएगा, एक दिन जीरो मिलेगा आपको, और जीरो सीक्वेंस से बाहर मिलेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये जीरो नंबर है, वो लिमिट पॉइंट था आपका, क्यों था, क्योंकि सीक्वेंस के अनंत टर्म थे इसके पास, सीक्वेंस के जिस पॉइंट के पास, जो पॉइंट चाहे सीक्वेंस का हो और चाहे ना हो, उस पॉइंट के पास अगर सीक्वेंस के अनंत टर्म है, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट है। अब देखो यहाँ आपके पास क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो क्या ये लिमिट है क्या, तो मैंने कहा सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म बाहर रहनी चाहिए, तो ये सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म, भैया आप कितना कहोगे कि इसके पास क्या है, यहाँ कौन सा नंबर है, जैसे मैं कहूँ कि 1/100 है, तो ये गिन सकते हो ना आप, 100वीं टर्म है। आप यहाँ 1 लाख कर दोगे तो आप कहोगे ये 1000वीं टर्म है, यहाँ आप 10,000वीं टर्म है, 1 लाखवीं टर्म है, जितनी भी टर्म है वो एक पॉइंट के बाद है, तो इसका मतलब फाइनाइट टर्म तो बाहर है और इनफाइनाइट टर्म उस नेबरहुड के पास, उस जीरो के पास है, देन वी कैन से दैट ये आपका लिमिट हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन लिखना, इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्सन इज इक्वल टू एल, यहाँ एल आपकी लिमिट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ एक की जगह एल लिखा है इसने और कुछ नहीं। तो पेज नंबर 7 पे एक उसमें एक ये बोल्जानो वाइस्टास थ्योरम है, तो इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट देखो, बोल्जानो, इसमें अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, अब तक ये डेफिनेशन ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, थोड़ा देख लेना यार इन पे। बोल्जानो आपकी बुक में पेज नंबर 7 पे है भाई, बोल्जानो वाइस्टास, देखो बोल्जानो वाइस्टास थ्योरम है ना, उसका एक शॉर्ट बनाना आप, ये क्या कह रहा है, परिमित, परिमित तो क्या ही लिखोगे सीक्वेंस में, देखो कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, स्टेटमेंट याद रखना यार, ये प्रत्येक परिबद्ध परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है, एक सीमा बिंदु होता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा, जैसे 500 नंबर में देगा, तो आपको पूछ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव द बोल्जानो-वार्शल थ्योरम, कि आप कथन लिख के सिद्ध करो बोल्जानो-वार्शल थ्योरम को, तो आपको प्रकथन भी याद होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि बोल्जानो-वार्शल थ्योरम क्या होती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है। यहाँ नोट लगा के एक चीज लिख लेना पहले, देखो आपने अब तक सेट पॉइंट थ्योरी पढ़ा नहीं है, पर ये जो सीक्वेंस पढ़ते हैं उससे पहले सेट पढ़ते हैं, तो सेट में ये बातें आपको बता दी जाती है, वहां भी एक बोल्जानो-वार्शल थ्योरम इसी ने एक थ्योरम दी थी, वो कह रहा है कि अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, वहां भी होती है लिमिट पॉइंट, परिबद्ध समुच्चय का एक सीमा बिंदु होता है। अब देखो इसने क्या कहा है, यहां तो इसने सीधा लिखा है कि परिबद्ध अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम में तो ये होता है कि परिबद्ध होना चाहिए, बाउंडेड आपको पता है बाउंडेड कैसे होता है कि फाइनाइट वैल्यू मिल जाए आपको, एक रियल वैल्यू मिल जाए, देखो साहब इससे सीक्वेंस की छोटी नहीं हो सकती वैल्यू और इससे बड़ी नहीं हो सकती, देन वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। तो उसी प्रकार से परिबद्ध अनुक्रम का अगर आपको पता चल गया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ये सीक्वेंस पक्का परिबद्ध है, तो आप बगैर देखे, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप निकालने की कोशिश करो, उसमें एक सीमा बिंदु एक तो पक्का होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक तो होगा, अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है।
कम से कम अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, एक सीमा बिंदु पक्का होता है। इस बात को प्रूव करवाएगा ये आपसे। और ये आप नोट में, जहां आप नोट्स बना रहे हो वहां लिख लो कि अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का, यहां मैंने समुच्चय लिखा है, यहां मैंने अनुक्रम लिखा है, यहां मैंने परिबद्ध लिखा है, यहां भी मैंने परिबद्ध लिखा है, यहां मैंने अपरिमित लिखा है, यहां मैंने अपरिमित नहीं लिखा है। यानी समुच्चय में भी सेम है, पर समुच्चय में समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय फाइनाइट भी हो सकता है, समुच्चय इनफाइनाइट भी हो सकता है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट है वो अपरिमित है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट है वो परिमित है। अब परिमित समुच्चय नहीं, अपरिमित समुच्चय। एक तो वो अपरिमित समुच्चय और दूसरा क्या है, वो बाउंडेड है। अपरिमित प्लस परिबद्ध समुच्चय में एक सीमा बिंदु पक्का होगा। उसी प्रकार से परिबद्ध अनुक्रम में, अब आपने कहा यहां अपरिमित क्यों नहीं लगा भाई, अनुक्रम में टर्म कितनी होती है, अपरिमित होती है। सीक्वेंस में टर्म कितनी होती है, सेट में तो आपको बताना होता है कि कितने टर्म है। एक है, फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब 1 2 3 4, ये भी एक सेट है। आर रियल नंबर का सेट है, ये भी एक इनफाइनाइट, ये एक सेट है, वो भी एक सेट है, वो परिमित सेट है। ये अपरिमित सेट है रियल नंबर वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट है। तो सेट दो प्रकार के होते हैं, पर अनुक्रम एक ही प्रकार का होता है। अनुक्रम में जो भी टर्म आएगी, जो भी अनुक्रम है उसमें इनफाइनाइट ही टर्म है। इसका मतलब यहाँ अपरिमित लगाने का मतलब क्या है, अनुक्रम तो हमेशा अपरिमित ही होते हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे ये आप ड्राइव कर लेना, जैसे मैंने करवाया था वहां से देख के। इस बात को लिखोगे कैसे, कि इस बात को मैं दो बातों से प्रूव कर सकता हूँ। प्रूफ कैसे लिखोगे इस बात का, ये डायग्राम मत बना लेना यार, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऊपर वाली थ्योरम को प्रूव करने का। आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। अब देखो मैं पूरी लैंग्वेज बता देता हूँ इस थ्योरम में, फिर मैं शॉर्ट बता दूंगा आपको लिखना क्या है। यहाँ आपको याद रखने के क्या लिखना है, सिंस एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है। क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसका रेंज सेट मतलब इसका परिसर, बताया था मैंने आपको, परिसर भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। देखो मैं परिबद्ध होगा। अब ये अलग केस है कि केस फर्स्ट कि परिबद्ध सेट मान लो, उसको रेंज को आप सेट मान लो, एस एस नाम दे दो। कि केस फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि एस आपके पास क्या है, अपरिमित है। एस क्या है भैया, आपने क्या कहा है कि एक्शन आपके पास एक परिबद्ध अनुक्रम है। आपको स्टेटमेंट में दे दिया है कि अगर एक्शन परिबद्ध है तो फिर उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। तो मैंने कहा मान लेते हैं एक्शन आपके पास एक परिबद्ध अनुक्रम है, उसका रेंज सेट, अब भाई जो सीक्वेंस होगा उसका रेंज सेट भी बनेगा। अब रेंज सेट क्या होगा, तो रेंज सेट तो सेट होगा साहब। और रेंज सेट क्या होते हैं, रेंज सेट दो प्रकार के हो सकते हैं। रेंज सेट हो सकता है कि वो सेट मिले वो आपको परिमित भी मिल सकता है और वो अपरिमित भी मिल सकता है। हम पहले केस पे बात कर लेते हैं कि रेंज सेट क्या है, अपरिमित। देखो भाई अब इस बात को समझो, एक सीक्वेंस ये है और एक सीक्वेंस आपके पास ये है। इसमें तो क्या बनेगा, 1 1/2 1/3 और 0। 0 में बाहर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 0 इसकी टर्म नहीं। और इसका क्या बनेगा, 1/2 3 1/2 3, ये तो बने ही पड़े। इसका रेंज सेट तो क्या बनेगा, इसका रेंज सेट जो बनाओगे यानी एस जो बनाओगे वापस यही आएगा भाई, सेट बनाना है, इसका सेट बनाना है। इसका मतलब डिफरेंस एलिमेंट यहाँ लिखते जाओ। तो 1 भी एक ही बार आएगा, 1/2 भी एक ही बार आएगा, 1/3 भी। कितने टर्म आएगी, इन्फिनिटी टर्म आएगी ना, आएगी पर वो 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में आएगी, पर इन्फिनिटी टर्म आएगी ना। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, अपरिमित हो गया। और ये क्या आएगा, इसका जब रेंज सेट बनाओगे तो इसमें रेंज सेट क्या बनेगा, 1 2 3। आगे वाला फिर 1 आ गया, वो तो लिख दिया मैंने, 2 आएगा वो भी लिख दिया, 3, फिर 1 2 3 1 2 3 रिपीट होगा। इसका मतलब इसका रेंज सेट ये मिलेगा। तो इसका मतलब रेंज सेट जो सीक्वेंस का रेंज सेट है वो दो टाइप के हो सकता है वो परिमित हो और हो सकता है वो अपरिमित हो। तो भाई रेंज सेट दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है, इसका मतलब उसका एक रेंज सेट भी बनेगा। अनुक्रम आपको परिबद्ध दे रखा है, इसका मतलब एक रेंज सेट मिलेगा। अब रेंज सेट पे आते ही आपको दिमाग में चमकना चाहिए कि रेंज सेट दो प्रकार के होते हैं, परिमित है कि अपरिमित है। तो ये तो डिपेंड करता है ना सीक्वेंस पे कि सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस जैसा ही वैसा आपको रेंज सेट मिलेगा। अब आपने कह दिया कि मान लेते हैं कि एस आपके पास अपरिमित है। एस का मतलब यार रेंज सेट है, कि रेंज सेट आपका क्या है, अपरिमित है। अपरिमित है तब आप लगाओ, देखो अपरिमित समुच्चय और परिबद्ध है, सीक्वेंस परिबद्ध है। तो सीक्वेंस अगर परिबद्ध है कि अगर एक्शन परिबद्ध होगा ना तो इसका रेंज सेट भी परिबद्ध होगा। देखो ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस की ये परिबद्ध है, परिबद्ध क्यों है, क्योंकि 0 से बड़ी होगी वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसलिए परिबद्ध है। ये क्या है, ये इसका रेंज सेट हो जाएगा। रेंज सेट जैसे ये, इसका रेंज सेट जो बनेगा ना वो ये बन जाएगा, ये रेंज सेट मिलेगा इसका। तो रेंज सेट भी क्या होगा, परिबद्ध, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू तो यहाँ रख रहे हैं ना। अगर ये परिबद्ध है तो ये भी परिबद्ध होगा। भाई आपने कहा कि 1 से लेकर 0 तक की वैल्यू रखनी है, तो इन्हीं में से देख के लिख रहे हो भाई, ये परिबद्ध है तो ये भी परिबद्ध होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर सीक्वेंस परिबद्ध है तो उसका रेंज सेट भी परिबद्ध ही होगा, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या लिखा है, एस अपरिमित है और साथ में सिंस एक्शन परिबद्ध है।
एक्सन परिबद्ध है, परिबद्ध है, इसलिए ऊपर देखो आपने क्या लिखा है, आपने क्या कहा है, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का एक सीमा बिंदु होता है। ये सेट आपके पास क्या हो गया, अपरिमित। आपने मान लिया कि भाई रेंज सेट मिलेगा या तो परिमित मिलेगा या तो अपरिमित मिलेगा। आपने कहा सीक्वेंस परिबद्ध है, इसका मतलब वो रेंज सेट भी परिबद्ध है। सेट परिबद्ध होगा, इसका मतलब आपके पास अपरिमित परिबद्ध समुच्चय मिल गया, तो उसका कम से कम क्या होगा, आप बोल जानो थ्योरम बाय, या बोल जानो वासला थ्योरम, समुच्चय थ्योरम से। क्या हो रहा है यार, बोल जानो वाइस्ट्रास समुच्चय थ्योरम से। ये बात तो हो गई सिद्ध समुच्चय प्रमेय से कि सीक्वेंस एक्शन का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। अब नीचे क्या है, दूसरा केस क्या बढ़ाओगे, दूसरा केस ऐसे बना लो, केस नंबर सेकंड कि एस परिमित है। हो सकता है कि वो जो रेंज सेट है उसका नाम मैंने एस लिखा, आर नहीं लिखा, परिमित है। तो अब रेंज सेट परिमित कब होगा भाई, एक्शन तो आपके पास क्या है, एक्शन तो आपके पास कुछ भी हो भले, x1 x2 कितने टर्म है, एक्शन इन्फिनिटी टर्म है ना, और आप उसका रेंज सेट बता रहे हो कि वो परिमित है। परिमित है इसका मतलब आप x1 x2 x3 कह रहे हो, मान लो एक बार के लिए कि वो परिमित हो गया था। अब ये परिमित हो गया और ये अपरिमित था। अपरिमित से जब रेंज सेट आप परिमित बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस में कुछ टर्म ऐसे हुई होगी जो बार बार आई है, सीक्वेंस में कोई टर्म ऐसी हुई होगी जो बार बार आई है, जैसे x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 x5। इसका मतलब कुछ टर्म ऐसी है जो बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बार बार आ रहे हैं उसमें सेट में हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए वो परिमित आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट टर्म में से आपने उठा के परिमित लिख दिया यहाँ, तो क्यों लिख दिया भाई, इसीलिए तो लिख दिया ना कि यहाँ टर्म रिपीट हो रही है, इसलिए मैं सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं अलग अलग टर्म लिखूंगा, अलग अलग टर्म लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास x1 x2 x3 है, इसका मतलब आपके पास एक टर्म ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, और बार बार रिपीट हो रही है तभी आपके पास परिमित आया है, क्योंकि अपरिमित से परिमित तो तभी बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, x1 x2 x3 अगर आपके पास तीन ही आए हैं मान लो, तो इसका मतलब आपके पास सेट में यही लाइन लिखनी है, अतः सीक्वेंस में कुछ टर्म ऐसी जरूर है जो रिपीट हो रही है। इसका मतलब अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उस टर्म के पास कितने टर्म हो जाएंगे, अनुक्रम के अनंत बिंदु हो जाएंगे। इसका मतलब जब उसके पास अनंत ही बिंदु है तो वो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन लिमिट पॉइंट उसके पास लिमिट पॉइंट। तो इस बात को शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिखोगे आप, ये देख लेना भैया, नोट्स में मैंने करवाया वहां देख लेना, या फिर आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, शायद कोचिंग सेंटर के जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा ये नोट्स, आप देख लेना। और जिन्होंने ये क्लासें लगाई है मेरे से उनके पास तो नोट्स बनाए हैं, वैसे पहले भी उन्होंने अपने खुद के नोट्स भी बना लिए थे 2 ढाई महीने पहले, उसमें भी देख लेना और उसमें भी थोड़ा देख लेना। अच्छा ये क्या था, हाँ बोल्जानो-वासला थ्योरम है, उसमें 2 पार्ट करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लो ऐसे। इसको प्रूव कैसे करना है, इसमें 2 पार्ट करने हैं। स्टार्ट करेंगे पहले हम रेंज सेट से। अब रेंज सेट जो है वो परिमित भी हो सकता है, केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, परिमित हो सकता है, केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, अपरिमित हो सकता है। डायग्राम नहीं बनाना है, अपने दिमाग में रखना है, ये रेंज सेट है अपरिमित भी हो सकता है। परिमित रेंज सेट है तो क्या लिखेंगे, सीक्वेंस में टर्म बार बार आ रही थी, ये अपने हिसाब में अपने लैंग्वेज में लिखना है, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अपरिमित में लेमा हो जाएगा, यानी पीछे वाली थ्योरम हो जाएगी, वो जो थ्योरम है समुच्चय की बोल्जानो-वासला थ्योरम, उससे लिख देना डायरेक्ट। ये लो साहब, ये जो 5-6 नंबर का काम होगा वो 2 मिनट में हो जाएगा। ये एक डायग्राम बनाओ अपने दिमाग में कि बोल्जानो-वासला थ्योरम आ गई तो हम करेंगे किससे, कि बोल्जानो-वासला थ्योरम आ गई तो इसका मतलब बोल्जानो-वासला एक मैप दिखना चाहिए। अच्छा उसको प्रूव करने का तरीका था कि उसकी रेंज सेट की बात करनी है। रेंज सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट होता है तो मैं कहूंगा कि अगर फाइनाइट है, रेंज सेट फाइनाइट है, सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म का था और रेंज सेट में फाइनाइट टर्म है, इसका मतलब कुछ टर्म ऐसी है जो बार बार आई है, इसका मतलब सीमा बिंदु असीमा बिंदु की डेफिनेशन है। और अगर अपरिमित होगा तो फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब इसको डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, 2 केस बना के अलग अलग जमा के लिख दो, क्लियर है। तो ये है साहब, अब देखो अनुक्रम की सीमा करवाई दी आपको। अब देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और फिर भी अगर पूछ लेना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन तो आप डायरेक्ट बता देना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। मैं बता देता हूं आपको बोल के, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट के हिसाब से, कन्वर्जेंस के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं मोस्टली। एक तो होता है कन्वर्जेंट
एक होता है डाइवर्जेंट, एक ओसिलेटरी भी होता है, वो आपके काम की बात नहीं है, नहीं पूछेगा ओसिलेटरी आपको। ओसिलेटरी का मतलब होता है दोलायमान, दोलायमान। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी, कन्वर्जेंट का मतलब होता है अपसारी। तो देखो आपको सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे हम +2 में किया करते थे, वही काम है। अगर वो फाइनाइट नंबर आ गया तो वो अभिसारी है, और अगर वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आ गया तो अपसारी है, और अगर नहीं फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा, दोलायमान हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एल। एल मतलब आपके पास एक लिमिट आनी चाहिए, अगर लिमिट आ गई तो वही क्या है, लिमिट। अगर फाइनाइट लिमिट है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, फाइनाइट आंसर आ गया तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ गया तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। दो पे ही पूछेगा आपको, जैसे मैं इक्वेशन करवाता हूँ इसमें, इसने दे तो दो तीन रखे हैं, यही है इसकी डेफिनेशन। देखो पेज नंबर 8 पे ये डेफिनेशन देख लेना कि एक अगर एक्सन एल्पसारी कहलाता है यदि इसकी सीमा परिमित हो, अर्थात एक्सन की सीमा एल परिमित हो तो एक्सन एल को अभिसरित करेगा। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सन इज इक्वल टू 1। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि एक्सन इज इक्वल टू 1/n। ये काउंटर एग्जांपल होते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे एक्सन इज इक्वल टू क्या है, 1/n, तो आप क्या करो, लिमिट में कन्वर्जेंट, अब ये पूछेगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आपको लगाना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सन। तो एक्सन की वैल्यू लिख दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सन की जगह 1/n, और लिमिट लगाओ 1/∞, आंसर क्या आ गया, 0। 0 एक फाइनाइट आंसर है, देन वी कैन से दैट ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो साहब, इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में अंदर जो आपको एग्जांपल दिए हैं, बस इतना सा मामला इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। अच्छा, इसमें पेज नंबर 16 निकालो, पेज नंबर 16 पे आपको कुछ तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं, ये दो तीन रिजल्ट याद रखे जाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। एक तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पहला रिजल्ट है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये आपने +2 में भी पढ़ा था। इसका आंसर कितना आता है, सॉरी ई आता है इसका आंसर। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो बाद की बात है। देखो लॉग वाले मेथड से इसको हल करते हैं तो इसका आंसर वैसे 0 आता है, लॉग एंटीलॉग में जाएगा, e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक तो ये याद रख लेना, एक n की पावर p वाला रिजल्ट अगर याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं है। एक इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पे क्वेश्चन बनता है भाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर 1/n, r की पावर 1/n, इसका आंसर 1 आएगा अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये दो रिजल्ट याद रख लेना भैया, ठीक है? अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक ही जैसे एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि एक्सन इज इक्वल टू आपके पास है 2n - 7 अपॉन 3n + 2। डेफिनेशन जितनी करवाई है उतनी कर लेना, बहुत जानो वास्ता थ्योरम कर लेना, और ये जो एग्जांपल बता रहा हूं वो एग्जांपल कर लेना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिष्ट वर्तमान है। अच्छा, एक दिष्ट वर्तमान को कैसे प्रूव करते हैं भैया, एक दिष्ट वर्तमान की डेफिनेशन क्या है, ये हमने देखा था ना कि आप एक्सन को लिख लो 2n - 7 3n + 2, और फिर इसके अगले टर्म के बारे में बात कर लो, क्योंकि वर्तमान तभी पता चलेगा ना, फर्स्ट के बाद सेकंड आओगे, सेकंड के बाद थर्ड आओगे, तो एक्सन + 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां n + 1 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 2n + 5, 2n - 5 हो जाएगा, 2n + 2 - 6 7, और नीचे क्या हो जाएगा 3n + 3 3n + 5 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना है, xn + 1 माइनस xn का आंसर देखना है, xn + 1 का मान लिख दो 2n - 5 अपॉन 3n + 5, और माइनस एक्शन क्या है, एक्शन जो आपको वैल्यू दे रखेगा 2n - 7 अपॉन 3n + 2। अब इसको सोल्व कर लो आप एलसीएम एलसीएम लेके, और इसका जो भी आंसर आए, अगर ये पॉजिटिव आ गया यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो ये वर्तमान हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस दे रखा है, और अगर ये लेस देन इक्वल टू आ गया यानी नेगेटिव आ जाएगा तो ये वर्तमान। कहने का मतलब ये टर्म है वो इस टर्म से, भाई बाद वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी है, तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वेट है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो धीरे धीरे जैसे सीक्वेंस की टर्म बढ़ रही है वैसे वैसे आपका मान भी बढ़ रहा है, देन वी कैन से दैट ये इंक्रीजिंग है। इसका आंसर देखना, इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास 25/3n + 5, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25/3n + 5 और इंटू 3n + 2। अब ये पॉजिटिव है मामला, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे n है, n नेचुरल नंबर होता है वो भी पॉजिटिव है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 5 ऐड होगा, फिर उसमें 3 को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव, और जब ऐसा हो जाता है तो ये क्या है, एक दिष्ट वर्तमान है। अच्छा, इसमें आगे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ ये परिबद्ध है कि नहीं है, तो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। अब देखना बाउंडेड की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास एक रियल नंबर मिलना चाहिए, आपके पास सीक्वेंस क्या है 2n - 7 और 3n + 2, इतना ही है।
अब इसमें आप नंबर रखे देखना और सीक्वेंस बनाना, और सीक्वेंस बनाने के बाद अपने आप चमक जाएगा कि इसकी वैल्यू यार इससे बड़ी नहीं हो सकती और इससे छोटी नहीं हो सकती, तो ये परिबद्ध होगा। अच्छा, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट ये है कि कन्वर्जेंट कर रहा है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को कैसे देखोगे? मैंने कहा है कि आप एक्शन को लिखो। आपका एक्शन क्या है? आपका एक्शन है 2n - a1 और 3n + 2। आपको कुछ नहीं करना, इस nवें पद पे आपको लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्शन। तो आप यहां से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन जैसे आप +2 में करते थे ना, वैसे ये काम करना आपको। यहां से n कॉमन लो, ये हो जाएगा 3 + 2/n। अब लिमिट लगा दो साहब, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, n से n को कैंसिल आउट कर दो। जब लिमिट रखोगे तो 2 - 7/∞ ये 0 हो जाएगा, 3 + 2/∞ ये 0 हो जाएगा, तो 2/3। यानी अगर लिमिट का आंसर परिमित आ गया, परिमित चाहे 10 आए, 5 आए, 100 आए, 200 आए, डजंट मैटर, परिमित आना चाहिए, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। और अगर इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता तो ये हो जाता डाइवर्जेंट। और अगर नहीं परिमित आता और नहीं है परिमित तो ये हो जाता ऑसिलेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पहला एग्जांपल काउंटर एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, तीनों पार्ट इसके याद रखने हैं आपको, तो याद भी रख लेना। अच्छा, इसमें दूसरे में जो 2 पार्ट दे रखे हैं उसमें दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लेना, करवाया है मैंने, बाकी मैं आपको ऐप पे सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ। बाकी एक जैसे क्वेश्चन है नीचे, फिर आपने एग्जांपल नंबर 3 कर सकते हो आप, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एग्जांपल अच्छे हैं भाई। एग्जांपल नंबर 4 देखना है, एग्जांपल नंबर 4 लिख के देता हूं आपको, कोशिश करना, बुक में दे रखा है आपको। सेम वैसा ही है कि x1 तो आपको दे रखा है √2 और xn + 1 दे रखा है। इसका मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये तैयार कैसे होता है। देखो, कई बार तो क्या होता है सीक्वेंस में nवां टर्म दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है पूरा सीक्वेंस लिख के दे देता है, और कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन देता है कि पहली टर्म दे देता है, आगे वाली टर्म आप पता करो और इससे xn निकालो। अब हमें xn का नहीं पता है, इसमें x1 का तो पता है ना। अब xn + 1 n की जगह 1 रख दो यार, तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2xn है, इसका मतलब 2x1 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू ये रही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2, क्योंकि इसकी x1 की वैल्यू √2 है, इसका मतलब x2 का आंसर क्या आ जाएगा 2√2। अब इससे सीक्वेंस बना लो सर, इसे क्या बना लो, इसे सीक्वेंस बना लो, और फिर आप बता दो कि ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती, आप करके देखना। एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेज नंबर 19 इंपोर्टेंट है भैया। तो ये मामला है अपना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप एग्जांपल नंबर 8 को जरूर देख के जाना यार, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn = 1 + 1/, जो मैं बता रहा था थोड़ी पहले रिजल्ट लिखा था, उस रिजल्ट पे क्वेश्चन है ये, एग्जांपल नंबर 8, ये करना आप, ठीक है भैया। तो ये आपका सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में एक एग्जांपल नंबर 10 भी है, तो देखिए ये लास्ट एग्जांपल है आपका, ये सीक्वेंस कंप्लीट है अपना, ठीक है। पेज नंबर 25 पे आपका क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, xn = सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आपने पहले मेहनत की है तो ठीक है, नहीं है तो भैया रट लो इनको, अब इनका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ इतने बड़े क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लिख नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो फाइनली मैं तो ये कहूंगा कि आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, और शॉर्ट नोट्स में आपको याद क्या रखना होगा कि ये हो जाएगा आपका हेडर, और फुटर में आप सॉरी एक बैकबोन होती है क्वेश्चन की, कि ये टर्म आपको याद ही रखनी है भाई, ऊपर कुछ भी आए यहाँ ये आएगा। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ये संशय वाली बात नहीं है कि यार बैकबोन अगर आपको नहीं याद होगी तो आपको फुटर तो कम से कम याद होगा, और फुटर में यही पूछेगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो चालाक बच्चा तो ये करेगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो फाइनाइट निकालेगा और बता देगा कि कन्वर्जेंट है। और अगर एग्जामिनर आपकी किस्मत अच्छी हुई है और एग्जामिनर ने सिर्फ आंसर देखा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, अगर आपने डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कर रखा है तो कैलकुलेशन देके 2-3 नंबर तो देगा, भले आपकी कैलकुलेशन गलत हो, तो कमाना आना चाहिए आपको नंबर। बाकी ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देख के जाना, ये सीक्वेंस वाला कवर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सीरीज कर रहे हैं भाई, तब तक मैं चाय पानी पी लेता हूँ। सीरीज देखेंगे अनंत श्रेणी, इस पर हम 1 घंटा लगाएंगे पूरा। अनंत श्रेणी के बाद में आप तैयार रहना, अगली जो क्लास होगी उसमें हम 2 बातें करेंगे, और वो जल्दी करेंगे। एक तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक आपका फूरियर सीरीज, ये 2 बातें हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें अनंत श्रेणी में थोड़ा टाइम लगेगा, घंटा 1 लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करो इनको, मिलते हैं।